Hello everyone, Jai Swaminarayan. Myself Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology, and today we are discuss on Unit 2 of Transportation Engineering subject, which name is Highway Geometric Design. And today we are cover topic in lecture number 10, Design of Horizontal Alignment. So as we discussed in previous lecture, we are already discussed on super elevation and design step of super elevation with attainment of super elevation. Now in lecture number 10 we are discuss about widening of pavement on horizontal curves, method of introduction extra widening and horizontal transition curves. तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के इस लेक्चर में हम वाइडनिंग ऑफ पेवमेंट, मेथड ऑफ इंट्रोडक्शन एक्स्ट्रा वाइडनिंग एंड हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वाइडनिंग ऑफ द पेवमेंट का हॉरिजॉन्टल कर्व्स के साथ। सो ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व, स्पेशली व्हेन दे आर नॉट ऑफ वेरी लार्ज रेडियस, it is common to widen the pavement slightly more than the normal width. Basically क्या है कि widening is needed for the some reason, that's like emergency of tracking and other reason. So let's discuss. The driver experience difficulty in street around the curves. अगर ड्राइवर को स्टेयरिंग में जब प्रॉब्लम हो रहा है अराउंड द कर्व्स में मूव करने तक, ठीक है, तब अगर हम पेवमेंट पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड कर दें तो ये ऑपरेशन उसका इजी हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल कर्व्स पे वी आर थोड़ा एक्स्ट्रा रेडियस हम प्रोवाइड कर देते हैं, एक्स्ट्रा पोर्शन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑपरेशन ड्यूरिंग ड्राइविंग व्हीकल इजीली कंप्लीट कर सके और उसके साथ साथ एक्सीडेंट के चांसेस भी कम हो जाए। तो इसके लिए वाइडनिंग को प्रोवाइड कर हॉरिजॉन्टल कर्व्स पे प्रोवाइड करते हैं। दूसरी चीज़ कि हॉरिजॉन्टल कर्व पे हमने देखा कि जो टेंडेंसी होती है ऑफ ट्रैकिंग की वो ज़्यादा होती है, ओवर टर्निंग की टेंडेंसी ज़्यादा होती है सुपर एलिवेशन की वजह से, ठीक है। तो इसके लिए भी वाइडनिंग जरूरी है। तो उसके लिए क्या है कि द व्हीकल ऑक्यूपाइज अ ग्रेटर विड्थ एज द रियर व्हील डोंट ट्रैक द फ्रंट व्हील, नॉन एज ऑफ ट्रैकिंग। बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई ट्रक है वो हॉरिजॉन्टल कर्व्स पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो हम जब स्टीयरिंग को घुमाएंगे तो उसके साथ साथ जो एक्सल है उसमें भी, जो व्हील्स के एक्सल है उसमें भी चेंज होगा, ठीक है। तो एक्सल की जो पैटर्न चेंज होगी उसको हम ऑफ ट्रैकिंग बोलते हैं। उसको हम आगे अच्छे से इमेज के साथ समझेंगे। थर्ड पॉइंट है, फॉर अ ग्रेटर विजिबिलिटी एट द कर्व्स, ड्राइवर हैव अ टेंडेंसी नॉट टू फॉलो सेंट्रल पाथ ऑफ द लैन बट टू यूज द आउटर साइड एट द बिगिनिंग ऑफ द कर्व्स। क्या है कि ग्रेटर टेंडेंसी होती है कर्व्स पे, ज़्यादा कर्व्स शार्पनेस होती है, तो उसकी वजह से हम सेंट्रल पाथ को फॉलो नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से अगर एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड है तो उसको हम इजीली कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है, वाइल टू व्हीकल क्रॉस ओवरटेक हॉरिजॉन्टल कर्व्स देयर इज साइकोलॉजिकल टेंडेंसी टू मेंटेन अ ग्रेटर क्लियरेंस बिटवीन द व्हीकल फॉर सेफ्टी। हम सबको पता है कि जब दो मेजर व्हीकल है वो ओवरटेक करने के लिए एक ही हॉरिजॉन्टल कर्व्स पे आ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो टेंडेंसी बढ़ जाती है क्लियरेंस की और सेफ्टी की वजह से, तो वो सेफ्टी के ध्यान में रख के अगर वहाँ पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड है तो ये सॉल्यूशन, इसका भी हम सॉल्यूशन ला सकते हैं। तो वाइडनिंग ऑफ द पेवमेंट ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व्स क्यों रखते हैं, इसका यहाँ पे हमने कुछ रीजन दिया है कि इन सब रीजनों की वजह से वाइडनिंग ऑफ द कर्व्स की बहुत ज़रूरत होती है हॉरिजॉन्टल कर्व्स पे। ऑफ ट्रैकिंग की बात करें, हमने आगे डिस्कस किया था ऑफ ट्रैकिंग क्या है, तो उसके लिए हम पहले ऑफ ट्रैकिंग की टेक्निकल डेफिनेशन समझ लेते हैं कि एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रिजिड व्हील बेस एंड ओनली अ फ्रंट व्हील कैन बी टर्न व्हेन दिस व्हीकल take a turn to negotiate a horizontal curve, and the rear wheel do not follow the same path as that of the front wheel, and this phenomena is called off tracking. ऑफ ट्रैकिंग किसे बोलते हैं? हमने बहुत बार देखा है कि जब हम शार्प का उस पर हमारा जब हम टर्निंग लेते हैं तो क्या होता है कि बेसिकली ड्यूरिंग द टर्निंग
हमारा जो व्हीकल का जो फ्रंट व्हील है, फ्रंट व्हील का जो पाथ होता है वो रियर व्हील को फॉलो नहीं करता। बेसिक क्या होता है कि हमारा जो रियर व्हील होता है वो वहाँ पे वो साइड पे उसका बेल्ट रिजिड हो जाता है, जबकि हमारा जो फ्रंट एक्सल है वो हम मूव कराते हैं। ठीक है, तो इसमें जो चेंजेस रहते हैं, ये टेंडेंसी के ड्यूरेशन जो चेंजेस रहते हैं उसको हम ऑफ ट्रैकिंग बोलेंगे। ठीक है, the required extra widening of the pavement at a horizontal curves depend on the length of the wheelbase of the vehicle, I and radius of the curves R and the psychological factor. So ये जितना भी हम एक्स्ट्रा वाइडिंग उसके लिए ऑफ ट्रैकिंग के लिए प्रोवाइड करेंगे, हम सबको पता है कि जब हम टर्न ले लेते हैं, ठीक है, तो जब हमारा व्हीकल का एक्सेल और व्हीकल का जो व्हील बेस का जो पाथ है अगर वो फॉलो नहीं करता है तो उसके साथ साथ क्या होता है कि जब पूरा टर्निंग ट्रांजिशन का उसके साथ पूरा टर्निंग हो जाता है तो जो रियल एक्सल है वो थोड़ा जो हमारी पेमेंट एज है उससे बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो उससे बाहर निकल जाता है और वहाँ पे जो पेमेंट का रोडवे ख़त्म हो जाता है तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करेंगे, तो ये जो ऑफ ट्रैकिंग वाला जो प्रॉब्लम हो रहा है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। एनालिसिस ऑफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑन कर्व्स। So it's divided into two parts. First one is mechanical widening, second one is psychological widening. Mechanical widening को हम WM से इंडिकेट करेंगे और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग को हम WPS से इंडिकेट करेंगे। क्या है मैकेनिकल और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग? उससे पहले हम यहाँ पे बता देते हैं टोटल वाइडनिंग का इक्वेशन है W इज इक्वल टू साइकोलॉजिकल वाइडनिंग प्लस मैकेनिकल वाइडनिंग। सो मैकेनिकल वाइडनिंग is the widening required to account for the off-tracking due to the rigidity of the wheelbase is called mechanical widening. And psychological widening क्या है कि extra width of the pavement is also provided for psychological reason, such as to provide for a greater maneuverability of the steering at a high speed, to allow for the extra space for overhangs of the vehicle and to provide a greater clearance of the crossing and overturning vehicle on curves. So वाइडनिंग जो मैकेनिकल वाइडनिंग हम प्रोवाइड करते हैं तो वो व्हील बेस की रिजिडिटी की वजह से जो हमने देखा कि ऑफ ट्रैकिंग होता है तो उसके लिए हम मैकेनिकल वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एंड साइकोलॉजिकल वाइडनिंग ये है कि एक साइकोलॉजिकल मैन्यूवरेबिलिटी, मतलब कि हम जब हम हाई स्पीड पे अपना स्टीयरिंग घुमाते हैं तो ठीक है, तो मेरे आसपास उतनी स्पेस होनी चाहिए कि एक्सीडेंट ना हो जाए। तो वो जो एक्स्ट्रा स्पेस है जिसमें अपना व्हीकल इजीली ओवरहैंग कर सके और उसके पास इतना क्लियरेंस हो क्रॉसिंग के ड्यूरेशन और ओवरटेकिंग के ड्यूरेशन की, जिसकी वजह से व्हीकल ओवरटर्निंग ना हो जाए, तो वो जो वाइडनिंग है उसको हम साइकोलॉजिकल वाइडनिंग बोलेंगे। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन है उसको हम टोटल वाइडनिंग बोलेंगे। इसके एग्जांपल भी हम आगे देख लेंगे। तो यहाँ पे पहले मैकेनिकल वाइडनिंग के कुछ सिचुएशन देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने बोला कि ऑफ ट्रैकिंग, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक कर्व्स हॉरिजॉन्टल कर्व्स दिया हुआ है। ठीक है, और ये जहाँ से कर्व्स का सेंटर है हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ से अगर मुझे रेडियस बनानी है कर्व्स के लाइन से एज से, तो वो रेडियस यहाँ तक होगी। ठीक है, तो उसका सेंटर कहीं दूर यहाँ तक आएगा और मेरे रोडवे है उसकी लेंथ कहाँ पे है, यहाँ पे मेरा रोडवे। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे पूरा सर्कल बनेगा यहाँ से ऐसे, तो उसका सेंटर यहाँ पे है, तो इसको मैं इसकी रेडियस बोलूँगा। कई बार हमको क्वेश्चन होता है कि ओरिजेंटल कर्व्स पे रेडियस किस हिसाब से। सो अगर यहाँ पे जैसे कर्व्स आ रहा है उसका जब अगर मैं पूरा सर्कल बनाऊँ तो उसका सेंटर कहाँ पे आएगा, कहीं दूर हाईवे से कहीं दूर सेंटर में आएगा और उस सेंटर से उस कर्व तक का रेडियस को हम उसकी रेडियस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व्स की रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जैसे ही कर्व्स आगे बढ़ता है या तो स्टार्ट होता है तो उसके साथ साथ रेडियस में भी चेंजेस आते हैं। दूसरी चीज़ कि ये मैंने व्हीकल को इंडिकेट किया है, ये चारों यहाँ पे व्हील बेस है। ठीक है, ये ट्रक का फ्रंट व्हील है और ये ट्रक का रियर व्हील है। तो जैसे कि ऑफ ट्रैकिंग में हमने बात की रिजिडिटी ऑफ द बेस व्हील, तो यहाँ पे हमारा जो जब टर्निंग आता है तब व्हीकल का रियर एक्सल रिजिड हो जाता है, फिक्स हो जाता है।
हालांकि फ्रंट एक्सल को हम उसके व्हील को हम टर्न करते हैं, या तो स्टीयरिंग को टर्न करते हैं जब उसके साथ साथ व्हील टर्न होता है, तो ये टेंडेंसी होती है ड्यूरिंग हॉरिजॉन्टल कर्व। तो हम सबको पता है कि ये व्हील पाथ इस डायरेक्शन में है, इसका व्हील पाथ इस डायरेक्शन में है, तो ये व्हील पाथ फ्रंट व्हील और रियर एक्सल को फॉलो नहीं करता। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे एक गैप बनता है, यहाँ पे एक गैप बनता है, और ये गैप की वजह से जब हमारा व्हीकल यहाँ पे टर्न ले लेगा, तब ये इसकी रिजिडिटी की वजह से ये जो पोर्शन है वो पेमेंट से बाहर निकल जाएगा। जब ये व्हीकल हमारा यहाँ पे पहुँचेगा, तब ये रियर एक्सल का पोर्शन है व्हीकल का, वो यहाँ पे पेमेंट के बाहर निकल जाएगा। तो पेमेंट के बाहर निकल जाने की वजह से वहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा है। तो इसको, ये जो प्रोसेस है इसको हम ऑफ ट्रैकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ऑफ ट्रैकिंग के लिए यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा वाइडनिंग, या तो एक्स्ट्रा मैं कोई पेमेंट का पोर्शन है तो एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है, वहाँ पे मेरा पेमेंट यहाँ से तक, यहाँ तक एक्सटेंड कर दूँ, बढ़ा दूँ, तो ये चीज़ को, ये टेंडेंसी को मैं रोक सकता हूँ। सिंपल यहाँ पे इक्वेशन है मैकेनिकल वाइडनिंग के लिए, WM = R2 - R1। तो रेडियस को मैं डिडक्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे जो हमारा एंगल बनेगा O, A और B के बीच में, ठीक है, तो उस एंगल के हिसाब से OA² = OB² - BA², ठीक है। तो उसके वजह से मेरा जो इक्वेशन रहेगा R1² = R2² माइनस हमारा जो ये डिस्टेंस है, लेंथ, उसको मैं I से इंडिकेट कर रहा हूँ, व्हीकल की लेंथ को, सॉरी L से, स्मॉल l से इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको मैं बोलूँगा L², ठीक है। तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन बनेगा R2 - WM² = R2² - L²। सो L² लेंथ को मैं और यहाँ पे रख के इक्वेशन रखूँगा, तो ये इक्वेशन मेरा इस हिसाब से फॉर्मुलेट होगा। सो फाइनली मैं WM के साथ में इक्वेशन बनाता हूँ, तो WM के साथ मेरा इक्वेशन रहेगा L² - 2R। अप्रोक्स यहाँ पे इसकी जितनी वैल्यू आ रही है उतनी। दूसरी चीज़, तो हम सबको पता है कि अप्रोक्स यहाँ पे N क्यों लिया है, कि हाईवे पेमेंट है वो सिंगल लेन है, 2 लेन है, 3 लेन है, वो सब हमको पता नहीं। तो उसकी वजह से जो फाइनल मैकेनिकल वाइडनिंग का इक्वेशन रहेगा वो कैसा रहेगा, जो फॉर्मुलेट होगा वो WM = NL²/2R, where R = radius, L = length of the vehicle and N = number of turns। तो यहाँ पे देख सकते हैं R = mean radius of the curves, मतलब कि यहाँ पे जो कर्व्स है यहाँ से लेके यहाँ तक हम कोई भी रेडियस ले लें, ठीक है। तो ये रेडियस हो गई, यहाँ से लेके पूरा जो जब उसका सेंटर पॉइंट आएगा वहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा पेमेंट है, बट ये जो पोर्शन है ये वाइडनिंग है, ये जो हमने शोल्डर को थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, ठीक है। पेमेंट का कैरिज का एज तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, पर इसको मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, तो ये वाइडनिंग है। तो N = नंबर ऑफ ट्रैफिक लाइन, यहाँ पे 1 और 2, अच्छा ट्रैफिक लाइन यहाँ पे 2 है। R = radius of the curve, L = length of the wheelbase of the longest vehicle। वह बेसिकली कॉमर्शियल व्हीकल के लिए जो लेंथ ऑफ द व्हील बेस है फ्रंट व्हील से लेके रियर एक्सल तक, वो रहेगा 6 मीटर से 6.1 मीटर एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। एंड V = डिजाइन स्पीड व्हीकल की km/h। सो इन सब पैरामीटर के साथ हमारा मैकेनिकल वाइडनिंग का इक्वेशन बन रहा है, जो हमने आगे देखा, WM = NL²/2 R। अब बात करें साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। साइकोलॉजिकल वाइडनिंग के लिए एक सिंपल इक्वेशन है, WPS = V/9.5 ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग के लिए है। वेल V = डिजाइन स्पीड ऑफ द व्हीकल एंड R = रेडियस। तो यहाँ पे दो ही चीज़ है, ठीक है। अब हम टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बात करें, तो जैसे ही हमने आगे बात की थी, डिस्कस किया था कि टोटल वाइडनिंग है हमारा मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। मैकेनिकल वाइडनिंग जो ऑफ ट्रैकिंग की वजह से हम एक्स्ट्रा शोल्डर लेंथ प्रोवाइड करते हैं पेमेंट में, वो हमारा मैकेनिकल वाइडनिंग हुआ। और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग हुआ कि बेसिक क्लियरेंस होता है ट्रैफिक लेन के बीच में, जिसकी वजह से ड्राइवर एक साइकोलॉजिकल इजीली अपना व्हीकल मूव कर सके, ठीक है।
तो ये दोनों के ये साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का फॉर्मूला है, मैकेनिकल वाइडनिंग का फॉर्मूला हमने आगे ऑलरेडी देख लिया है। तो टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग को मैं इंडिकेट करूँगा WE से। सो फाइनल फॉर्मूला फॉर टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज WE = NL² / 2R + V / 9.5 √R। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन है जिसके अकॉर्डिंग हम आगे कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। सो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, वो है मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा वाइडनिंग। सो जैसे कि अगर मुझे अटेंड करना है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग को प्रोवाइड करना है ऑन साइट ऑन फील्ड, तो वो किस हिसाब से करते हो। फॉर एग्जांपल ये हमारा रोड है, ठीक है, ये हमारा साफ कर्व्स है। तो ये कर्व्स के हिसाब से देखा कि ये पूरा सर्कुलर कर्व्स है, यहाँ उसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। सो जहाँ से मेरा स्ट्रेट अलाइनमेंट था वहाँ से थोड़ा अलाइनमेंट क्रॉस हो रहा है, तो यहाँ से जब यहाँ तक का जो पोर्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो उसको मैं ट्रांजिशन कर्व्स बोलूँगा। वो दोनों साइड रहेंगे, यहाँ पे है ट्रांजिशन कर्व्स और यहाँ पे ट्रांजिशन कर्व्स, और बीच का जो पोर्शन है उसको मैं सर्कुलर कर्व्स बोलूँगा। तो यहाँ पे दो हिसाब से कर्व्स रहते हैं कि ये जो टेंडेंसी है कि जहाँ से कर्व्स टोटली सर्कुलर में कन्वर्ट होता है, तो ये मेरा पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो ट्रांजिशन कर्व्स हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रेड पोर्शन मैंने इंडिकेट किया है उसको मैं ट्रांजिशन कर्व्स बोल सकता हूँ। यहाँ पे मैं उसको T से इंडिकेट करूँगा कि जहाँ तक मेरा सर्कुलर टर्निंग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये जो कर्व्स है उसको मैं सर्कुलर कर्व्स बोलूँगा। सो इसका अटेनमेंट की हम मेथड समझ लेते हैं। सो बेसिकली विथ ट्रांजिशन कर्व के साथ हमको एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करनी है, ठीक है। एक्स्ट्रा वाइडनिंग कहाँ पे प्रोवाइड, या तो हम इनर साइड प्रोवाइड करेंगे या तो आउटर साइड प्रोवाइड करेंगे। बट यहाँ पे जो शार्प कर्व है उसके हिसाब से हम आउटर साइड प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो मुझे ट्रांजिशन कर्व की इस कर्व के हिसाब से मुझे वाइडनिंग प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर लाइन दिखाई है, ठीक है। तो इस पेमेंट के साथ साथ मैं यहाँ पे यहाँ तक की एक्स्ट्रा वाइडनिंग दोनों साइड ट्रांजिशन कर्व, सर्कुलर कर्व्स और एक पूरा कर्व्स के ड्यूरेशन में मैं यहाँ पे वाइडनिंग प्रोवाइड करूँगा। सो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा पूरा पोर्शन है डॉटेड लाइन तक, वो मेरा एक्स्ट्रा वाइडनिंग है, ठीक है। सो बात करते हैं उसके मेथड की, कहाँ पे किस हिसाब से एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। तो विथ ट्रांजिशन कर्व्स हमने इमेज में देखा, वो था ट्रांजिशन कर्व्स के। ट्रांजिशन कर्व के साथ इंक्रीज द विड्थ एंड अप्रोक्सीमेट यूनिफॉर्म रेट अलोंग द ट्रांजिशन कर्व, द एक्स्ट्रा विड्थ शुड बी कंटिन्यू ओवर द फुल लेंथ ऑफ द सर्कुलर कर्व। ये कहाँ पे हमने जैसे देखा है कि ट्रांजिशन कर्व्स के साथ स्टार्ट होगी और सर्कुलर लेंथ पे हम फुल लेंथ वाइडनिंग प्रोवाइड करेंगे। अगर वहाँ पे विदाउट ट्रांजिशन कर्व्स नहीं और सिर्फ एक्स्ट्रा वाइडनिंग है, तो 2/3 पोर्शन हम टेंजेंट पे प्रोवाइड करेंगे और रिमेनिंग 1/3 पोर्शन हम सर्कुलर कर्व्स पे करेंगे। विद ट्रांजिशन कर्व वाइडनिंग इज जनरली अप्लाइड इक्वल टू ऑन बोथ साइड ऑफ द कैरिजवे, कि अगर ट्रांजिशन कर्व्स है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे हम बोथ साइड कैरिजवे की बोथ साइड भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं सिर्फ ट्रांजिशन कर्व से, तो ठीक है। विदाउट ट्रांजिशन कर्व्स जो वाइडनिंग है वो ओनली इनर साइड ही प्रोवाइड होगी, और शार्प कर्व्स ऑन द हिली रोड, तो एंटायर वाइडनिंग शुड बी डन ऑन इनर साइड। तो यहाँ पे हमने जो इमेज देखी थी वो यहाँ पे हिली रोड के लिए इमेज थी कि जहाँ पे ओनली इनर साइड पे ही हमने वाइडनिंग प्रोवाइड की। तो ये कोई हिली रीजन है, ठीक है। वहाँ का पेमेंट का हमने यहाँ पे डायग्राम लिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने वाइडनिंग प्रोवाइड की है ओनली इनर साइड पे ही प्रोवाइड की है। तो इस हिसाब से ट्रांजिशन कर्व, सर्कुलर कर्व और अदर ट्रांजिशन कर्व के साथ साथ हम किस हिसाब से वाइडनिंग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये हमने इस मेथड में देखा। यहाँ पे आप रियल इमेज के साथ वाइडनिंग किया है वो देख सकते हैं कि देखिए ये मेरा कोई हिली रीजन है, ये पूरा हिली रीजन है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने रोड कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे सडनली शार्प कर्व्स आ रहा है, तो ये है जो कर्व्स है वो शार्प कर्व्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैं कहाँ पे वाइडनिंग प्रोवाइड करूँगा, आपको इमेज देख के पता चल जाएगा कि ये टोटली शार्प कर्व्स हैं, यानी ओनली सर्कुलर कर्व है। यहाँ पे कोई ट्रांजिशन कर्व्स नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे इनर साइड वाइडनिंग में कब प्रोवाइड करूँगा, अगर यहाँ से ट्रांजिशन कर्व्स हो, यानी कि ये जो लेंथ है वो ज़्यादा होनी चाहिए दोनों तरफ से, ठीक है। यहाँ पे हिली रोड है वो पता है, लेकिन ये पूरा ओनली सर्कुलर है विदाउट ट्रांजिशन कर्व। तो विदाउट ट्रांजिशन कर्व हमने क्या बोला कि जो वाइडनिंग है वो
बाहर की साइड प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो रोड का अलाइनमेंट यहाँ तक हो जाता है, ठीक है, और यहाँ जो वाइडनिंग है वो हमने बाहर की साइड प्रोवाइड की है। यहाँ पे पूरा ट्रांजिशन क्रॉस देख सकते हो। दूसरी यहाँ पे हम ये जो व्हीकल मूव हो रहा है तो हम देख सकते हैं कि हम एक फर्म व्हील बेस है उसको ही टर्न करेंगे तो उसका रियर है वो रिजिड रहेगा, तो यहाँ पे ऑफ ट्रैकिंग भी दिखाई देगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा वाइडनिंग समझने की है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग के लिए, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपली देखिए कैलकुलेट द एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड फॉर अ पेमेंट विथ 7 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेमेंट की विड्थ रहेगी वो 7 मीटर लेनी है। हॉरिजॉन्टल कर्व्स है वो आर की वैल्यू दी है, फिर लॉन्गेस्ट व्हील बेस यहाँ पे अप्रोक्स 7 मीटर दिया है तो एल की वैल्यू भी 7 मीटर दी है, और व्हीकल की स्पीड यहाँ पे दी है, तो ये सब वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे जो व्हीकल यहाँ पे जो हम कैलकुलेट करेंगे तो अगर पेमेंट की विड्थ 7 मीटर है तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यू एन की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। मतलब कि 7 मीटर का हाईवे है तो ऑब्वियसली 2 लेन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एन की वैल्यू है वो 2 आएगी, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये एग्जाम्पल हमारा जो सिंपल इक्वेशन है वाइडनिंग का, मैकेनिकल वाइडनिंग का, WM इक्वल टू NL² / 2R, जिसमें R की वैल्यू, L की वैल्यू, N की वैल्यू और स्पीड हम रख के हम टोटल कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग TE का जो फाइनल फॉर्मूला उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये एग्जांपल आपको सेल्फ स्टडी करना है घर पे, जो आपको असाइनमेंट में दिया जाएगा। सो अब हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व्स समझने की ट्राई करते हैं। तो हमने ऑलरेडी देखा हॉरिजॉन्टल टोटल ट्रांजिशन कर्व्स क्या है, तो ठीक है। यहाँ पे पहले स्ट्रेट पाथ आएगा, फिर ट्रांजिशन कर्व आएगा, फिर सर्कुलर पाथ आएगा, फिर ट्रांजिशन कर्व आएगा, फिर स्ट्रेट पाथ आएगा, कि जैसे हमारा व्हीकल यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर रहा है, तो ठीक। तो ये पूरा पोर्शन है हमारा ट्रांजिशन कर्व है, तो इस हिसाब से हम ट्रांजिशन कर्व को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि पूरा सर्कुलर हमारा पूरा कर्व है, इसमें अलग अलग टाइप के कर्व है, ठीक है। तो इसमें ये जो पूरा पोर्शन है वो ट्रांजिशन कर्व है, और बीच वाला पोर्शन है वो सर्कुलर कर्व है। बेसिकली क्या है ऑब्जेक्टिव, ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करना है, तो किस हिसाब से ट्रांजिशन कर्व होना चाहिए। तो बेसिकली वहाँ पे हम ग्रेजुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होना चाहिए, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो ट्रांजिशन कर्व के स्टार्टिंग में कम होगा, और जब जब सर्कुलर कर्व आता जाएगा उस वक्त वो ग्रेजुअली अप्लाई होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। दूसरी चीज़, टू एनेबल द ड्राइवर टर्न स्टीयरिंग ग्रेजुअली फॉर हिज ऑन कंफर्ट एंड सिक्योरिटी। उसके साथ साथ टू प्रोवाइड अ ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, कि जहाँ पे ट्रांजिशन कर्व्स है वहाँ पे सुपर एलिवेशन भी ग्रेजुअली प्रोवाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सडनली आपने मूव किया यहाँ पे और सीधा डायरेक्टली सुपर एलिवेशन आ गया, तो इस हिसाब से नहीं होगा, वो ग्रेजुअली सुपर एलिवेशन होगा कि पहले ट्रांजिशन कर्व्स पे सुपर एलिवेशन कम होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और जगह जहाँ पे सेंट्रल सुपर एलिवेशन रहेगा सर्कुलर कर्व्स पे वहाँ पे मैक्सिमम होगा, फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा। एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी ग्रेजुअली होगी और एस्थेटिक अपीयरेंस को भी देखा जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हम ट्रांजिशन कर्व्स प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली हम सबको पता है कि कर्व्स यहाँ पे 3 टाइप के रहते हैं, स्पाइरल और क्लॉकवाइज और क्यूबिक पैराबोल एंड स्केच। जो हम यहाँ पे हमारी जो बुक है इसके खन्ना और जस्टो, उसमें फिगर 4.2 में 2.9 में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बट यहाँ पे आपको समझाऊँ कि एज पर IRC स्पाइरल ट्रांजिशन कर्व्स है वो बेस ट्रांजिशन कर्व, आइडल ट्रांजिशन कर्व्स है, कि जहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन वो ग्रेजुअली होता है, कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। और रेडियस भी प्रोवाइड कंफर्ट लेवल पे होती है और अच्छी तरह से प्रोवाइड की होती है, तो यहाँ से उसका कैलकुलेशन ईजी बन सकता है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन कर्व्स देख सकते हैं 3 टाइप से, स्पाइरल, क्यूबिक पैराबोल और लेमन स्केल। अगर हमको ट्रांजिशन कर्व्स की लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व्स, कि ये जो लेंथ है यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे खत्म हो रही है, तो उसकी लेंथ को मैं LS से इंडिकेट करूँगा, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व्स LS, ठीक है। और उसको मुझे फाइंड करना है, तो इसके लिए दोनों तरफ लेंथ फाइंड करने के लिए कौन कौन से केसेस हमको ध्यान में रखना पड़ेगा वो हम देखते हैं। सो बेसिकली 3 केस है यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व्स के लिए।
कि पहला केस है रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। तो अगर मेरा जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है वो ट्रांजिशन का उस पर धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज होता रहता है, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल सेंटर पे ज़्यादा रहेगा सर्कुलर कर्व्स पे, तो उसके लिए इक्वेशन रहेगा मेरा एल एस इज इक्वल टू 0.0215 वी क्यूब अपॉन सी इंटू आर। उसके साथ साथ सी इज इक्वल टू 80/75 प्लस 3। यहाँ पे सी क्या है, अलाउएबल रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, जिसका यूनिट रहेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जिसकी वैल्यू वेराइज करेगी 0.5 से लेकर 0.8 तक। एल एस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व जो मीटर में रहेगी, और आर इज इक्वल टू रेडियस। सेकंड केस है रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन के साथ साथ जब हम पेमेंट चेंज होगा तब उसका इक्वेशन बनेगा एल एस इज इक्वल टू ए एन अपन टू ई इज इक्वल टू एलिवेशन सुपर एलिवेशन, जो हम सबको पता है। तो यहाँ पे इक्वेशन रहेगा ई एन इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई, ठीक है। तो यहाँ पे डब्ल्यू क्या है कि विड्थ ऑफ पेमेंट है, डब्ल्यू ई है वो जो एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ पेमेंट है, ठीक है। तो उसको हम रेट ऑफ चेंज सुपर एलिवेशन 1 इन एन में इंडिकेट करेंगे। तो फाइनली पेमेंट अगर रोटेट है इनर एज पे है तो उसका इक्वेशन रहेगा एल एस इक्वल टू ओनली ई एल, ठीक है, उसको हम डिवाइड नहीं करेंगे। सेंट्रल लाइन से अबाउट करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 रहेगा, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज इंट्रोडक्शन टू सुपर एलिवेशन, तो इस हिसाब से सेकंड केस में ट्रांजिशन कर्व में डिजाइन होगी। और थर्ड केस है हमारा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला के हिसाब से है, तो एज पर आईआरसी अगर प्लेन और रोलिंग टर्रेन है तो यहाँ पे डिजाइन जो आईआरसी का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से लेंथ रहेगी जो है 2.7 पी स्क्वायर अपॉन आर। और अगर माउंटेनियस और स्टीप रीजन है, माउंटेनियस स्टीप टर्रेन है, ठीक है, यहाँ पे मेरी लेंथ रहेगी एल एस इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर। और इन सब तीनों केस में से अगर मुझे डिजाइन लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व्स लेनी है और फाइनल लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व्स लेनी है, तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों का इक्वेशन के हिसाब से मैं कैलकुलेशन करूँगा। उसके हिसाब से तीनों में से जो हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी वो मेरी लेंथ होगी, डिजाइन लेंथ, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, तो आपको याद रखनी है कि ये तीनों केस में से, ये जो तीनों केस है, केस 1 रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इक्वेशन, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन का इक्वेशन, और फिर ये इक्वेशन एम्पिरिकल फॉर्मूला, इन तीनों के हिसाब से जब हम कैलकुलेट करेंगे उसके बाद जो लेंथ मिलेगी उसमें से जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो हमारी डिजाइन लेंथ होगी। दूसरी यहाँ पे बात करते हैं कि ये मेरा ट्रांजिशन कर्व यहाँ पे है, अगर उसका शिफ्टिंग चालू है तो यहाँ पे उसका शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, तो शिफ्टिंग के लिए एस का फॉर्मूला है ट्रांजिशन कर्व के लिए एस इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 24 इंटू आर, ठीक है। तो ये अगर मेरा ट्रांजिशन कर्व धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ये दोनों एग्जाम्पल के साथ आप ट्रांजिशन कर्व फाइंड कर सकते हैं कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व लिखा है। तो यहाँ पे ये दो एग्जांपल है जो ट्रांजिशन कर्व्स के हैं। यहाँ पे हमको कुछ डेटा दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम ट्रांजिशन कर्व्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट तो बात करें सेटबैक डिस्टेंस की, तो अगर ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल कर्व्स है उसमें सेटबैक डिस्टेंस किसको बोलते हैं, तो हमको पता है कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है। यहाँ पे मैं टर्न लेते वक्त यहाँ पे मैं पहुँचा तो उसके सामने जो मुझे विजिबल पॉइंट हो रहा है, जो विजिबल हो रहा है वो व्हीकल, वो यहाँ से होगा। बट यहाँ पे अगर मेरा कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ये जो मेरी लाइन ऑफ साइट है उसके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो उसकी वजह से मैं ये नहीं देख सकूँगा, ठीक है। तो अगर ये व्हीकल नहीं देख सकूँगा और व्हीकल यहाँ तक आता है तब मैं देख सकूँगा, तो उसकी वजह से मुझे यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए क्या है कि इसको मैं उसके लाइन ऑफ साइट के हिसाब से उसका जहाँ पे ख़त्म होता है पॉइंट वहाँ तक देख सकूँ, मैक्सिमम विजिबल पॉइंट तक देख सकूँ। उसके लिए ये जो डिस्टेंस है वो क्लियर होना चाहिए, और ये जो क्लियरेंस डिस्टेंस है उसको मैं सेटबैक डिस्टेंस बोलते हैं। मतलब कि ये जो डिस्टेंस है एम वाला, वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन होना नहीं चाहिए, कि आउटर एज से लेके यहाँ तक क्लियरेंस तक, तो उसको मैं सेटबैक डिस्टेंस बोलूँगा। अगर कहीं पे शॉर्ट नोट आती है, शॉर्ट या तो डेफिनेशन आती है सेटबैक डिस्टेंस के लिए, तो ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद एक और डेफिनेशन है, उसका नाम है कर्व रेजिस्टेंस, ठीक है। कर्व रेजिस्टेंस क्या है कि बेसिकली हमने देखा कि जब ऑफ ट्रैकिंग हो रहा है ऑटोमोबाइल का और व्हीकल का, जब ओनली फ्रंट व्हील है यहाँ पे, फ्रंट व्हील बेज है वो मूव हो रहा है, तो उसके साथ साथ यहाँ पे वो रिजिडिटी रहती है रियर एक्शन में। तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे एक ट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होता है, और वो जो हॉरिजॉन्टल कर्व्स पे जो व्हील बेज पे जो ट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होता है उसको
कर्व को रेजिस्टेंस करना चाहिए, तो उसके सामने हम लॉस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स के सामने जो फोर्स प्रोवाइड करते हैं उसको कर्व रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। सो थस द लॉस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू द टर्निंग ऑफ द व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व्स which is termed as the curve resistance will be equal to t minus t cos alpha और t 1 minus cos alpha। तो अल्फा जो है वो यहाँ पे एंगल है, ठीक है। तो इसको हम कर्व रेजिस्टेंस सिंपली बोल सकते हैं। अगर कोई डेफिनेशन कर्व रेजिस्टेंस या सेटबैक डिस्टेंस के लिए आए तो आप ये दोनों चीज़ें डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ तक हमारा आज का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब एग्जाम के लिए हमारी जो रेफरेंस बुक है खन्ना एंड जस्टो, उसमें आप हाईवे इंजीनियरिंग की जो बुक है उसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, न्यूमेरिकल देख सकते हैं, ठीक है। और वर्कशीट भी आप देख सकते हैं, वर्कशीट के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल देख लेंगे। तो आज का यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था वाइडनिंग ऑफ द पेमेंट और ट्रांजिशन कर्व्स वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।